अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम बनती कैसे है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम भी आप ऊपर देख रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम। कहते हैं स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम कैन बी डेवलप्ड बाय कैलकुलेशन ऑफ सर्टेन पॉइंट्स एज डिस्कस्ड बिलो। कहते हैं बहुत आसान है, आपने कुछ पॉइंट्स को जो है तो वो कैलकुलेट करना है मैथमेटिकली। जाहिर बात है, मैकेनिक्स के लॉज को फुलफिल करते हुए आपने कुछ पॉइंट्स को कैलकुलेट करना है और वो कैलकुलेट करके उनको आपस में ज्वाइन कर देना है। आपको याद है वो एग्जांपल जो हमने की थी जिसमें हमने पॉइंट्स को ज्वाइन किया था और फिर देखा था हमारा लोड और मूवमेंट उसके अंदर आ रहा है कि नहीं। उसी तरह बिल्कुल पहला पॉइंट क्या है, पॉइंट वन कहता है आपके पास, ये देखिए यहाँ पे शो भी करा, आप ये ब्लैक डायग्राम भी साथ साथ देख लीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट कहता है आपके पास वो पॉइंट है रिप्रेजेंटिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम व्हेन कंसेंट्रिकली लोडेड। कहता है इस पॉइंट पे आपके पास जो इसेंट्रिसिटी है वो क्या है, जीरो है। तो जब इसेंट्रिसिटी जीरो है तो इसका मतलब कि आपके पास सारे का सारा जो कॉलम है उसके अंदर ये देखिए, ये आपको क्या नजर आ रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। और कौन से कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, यूनिफॉर्म आ रहे नजर, देखें एप्सिलॉन सी आपके पास किधर है, 0.003 पे पहुंचा हुआ है, एप्सिलॉन यू के ऊपर पहुंचा हुआ है। ठीक है, और कहते हैं इसके लिए आप कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, वो एक इक्वेशन याद है जो हमने की थी कंसेंट्रिकली लोडेड कॉलम के लिए, 0.85 एफ सी प्राइम ए जी माइनस ए एस टी और एफ वाई इंटू ए एस टी। ठीक है, फाइव और अल्फा भी इधर मल्टीप्लाई नहीं किया हमने। तो याद है ना, वो सबसे सिंपल स्टेप, वो जो हम कंसेंट्रिकली कॉलम के ऊपर हमने एक एग्जांपल भी की थी, आपको असाइनमेंट भी मिली थी। तो कहते हैं ये वो केस है, पहला पॉइंट। ठीक है, कि जिसमें देखें, अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूशन काइंडली आप लोग याद रखेंगे, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके की है। ठीक है, प्योर कंप्रेशन है पूरे के पूरे कॉलम में यूनिफॉर्मली, यानी कि जितनी सेंटर में है उतनी ही इस एज के ऊपर है और उतनी ही इस एज के ऊपर है। ये जो लाइन है ये आपको इस स्टील के अंदर स्ट्रेसेस शो कर रहा है, नजर आ रहे हैं। ये वाली लाइन जो है ये सेंटर वाली लाइन स्टील के स्ट्रेस शो कर रहा है, और ये वाली जो लाइन है ये इन स्टील्स के आपको स्ट्रेसेस शो कर रहा है। ठीक है, यानी इस लाइन की जो स्टील है वो ये स्ट्रेसेस है, इस लाइन की जो स्टील है उसके ये स्ट्रेसेस, और इस लाइन के ये, और ये बाकी जो आपके पास रेक्टेंगुलर है ये कंक्रीट के अंदर है। यहाँ पे क्लियर हो गई है ये डायग्राम। और से देखें आपके पास वर्टिकल एक्सेस पे अभी भी पी एन, पी यू, पी नॉट जो आप उसको बोलें एक्सियल कैपेसिटी, और आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे फ्लेक्सुरल कैपेसिटी या बेंडिंग कैपेसिटी एम आपके पास है। ठीक है, मेरा ख्याल है और इसमें कुछ भी नहीं। सो दिस रिप्रेजेंट्स द पॉइंट फॉर विच मोमेंट क्या होगी, जीरो होगी। आपके पास कंसेंट्रिकली लोडेड कॉलम है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर एक्सियल लोडेड होंगे, कंप्रेसिव। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट है आपके पास वो पॉइंट के जहां पे आपका C इज इक्वल टू एच हो जाए, यानी कि सारे के सारे आपके जो वो है सेक्शन है, एच आपके पास डायमेंशन है ना फुल कॉलम की, एच हाइट, इसको आप एक एच एक बी है, कहते हैं वो सब C हो जाए। ठीक है, अब इसको आप देख लें डायग्राम में पहले, उधर याद है आपको पिछले पॉइंट में कि फुल कॉलम में आपके पास रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन थी, याद है। ठीक है, फुल कंप्रेशन में था। यहां पे भी C इज इक्वल टू एच है, देखें यहां पे आपके पास जीरो स्ट्रेसेस हैं। ये जो कॉलम है कंक्रीट के, ये वाला जो कॉलम का फेस है, यहाँ पे स्ट्रेसेस क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, टेंसाइल स्ट्रेसेस कुछ भी नहीं है, जीरो स्ट्रेसेस हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं आपके पास सारे के सारा सेक्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं। तो यहाँ पे आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेसेस एप्सिलॉन C इज इक्वल टू 0.003 यानी एप्सिलॉन U पे पहुंच गए। और जैसे जैसे आप इस तरफ आ रहे हैं आपके पास स्ट्रेसेस कम होते जा रहे हैं, और इस फेस पे आपके स्ट्रेसेस क्या हो गए हैं, जीरो हो गए हैं। तो आपको वो स्ट्रेन डायग्राम याद है बीम की, ये देखें ये बीम का वो ऊपर वाला हिस्सा है, और इससे नीचे अगर जब हम जाते थे तो आपके पास टेंशन में होता था। ठीक है, तो ये वो फेस है कि आपके पास कॉलम में पूरे के पूरे सिर्फ क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं। ठीक है, C इज इक्वल टू एच। अब मैं आपको लेके जाता हूँ पुरानी वाली एग्जांपल पे, और मैं आपको समझाता हूँ, मैंने वहां पे आपको कहा था कि इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगी। तो अब मैं आपको उस एग्जांपल पे लेके जाता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें, ये है वो पॉइंट जो मैं आपको समझा रहा था जब हम ये एग्जांपल कर रहे थे, याद है आपको। अल्टरनेटिव अप्रोच, इससे पहले अल्टरनेटिव अप्रोच से पहले हमने कौन सा किया था, याद है आपको, गुड, ट्रायल एंड सक्सेस मेथड। कितने जीनियस लोग हैं आप, हाँ। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेता, वरना अगर हम क्लास में होते तो मैं यहाँ पे कहता हैदर, सही बात है, तो हैदर आगे से गोल गोल मुंह बना के देख रहा होता। एनीवेज चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखें ये वो पॉइंट है व्हेन C इज इक्वल टू एच। C आपके पास H के इक्वल है, ये 12 वाला। मैं सेलेक्ट एक करता हूँ, वो सेलेक्ट दो हो जाते हैं। एनीवेज ये जो आपके पास ये वाली जो लाइन है ना, ये C इज इक्वल टू 12,
ये वो पॉइंट है, ठीक है, कि जिसमें आपके पास सारी की सारी जो वो है कॉलम सेक्शन है वो कंप्रेशन में है, और इसमें आपके पास जो कैपेसिटी आती है उसमें आपके पास एक्सियल कैपेसिटी भी होती है और फ्लेक्सुरल कैपेसिटी भी होती है। और जो पॉइंट वन था ना अभी, जो मैंने आपको पॉइंट वन बताया, वो ये वाला है कि जिसमें आपके पास E0 होता है। तो देखिए उसमें आपके पास कंसेंट्रिक होता है, इसलिए इसको एक्सियल कैपेसिटी का, तो इसमें फ्लेक्सुरल कैपेसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो ये आपके पास पॉइंट वन हो गया, और ये आपके पास पॉइंट टू हो गया। ऊपर जाएंगे तो पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर, पॉइंट फाइव और पॉइंट सिक्स। तो चलिए अभी चलते हैं वहीं पे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये वही पॉइंट है, पॉइंट नंबर टू, याद है, जहाँ पे C इज इक्वल टू एच हो गया आपके पास। अब यहाँ पे देखिए आपको इक्वेशन नहीं देख रहे, आपको नजर आ रही है, क्योंकि ये अब आपके पास एक्सियल और फ्लेक्सुरल दोनों आ गए, इसमें आप PU MU दोनों इक्वेशंस यूज करेंगे। पॉइंट टू आप देखिए आपके पास ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को डिनोट करते हैं जिसमें आपके पास एक्सियल कैपेसिटी, आपके पास कैपेसिटी कम है कंसेंट्रिक वाले से, और आपके पास देखें फ्लेक्सुरल कैपेसिटी भी आ गई है। कितनी कैपेसिटी, इतनी ज्यादा कैपेसिटी, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट टू हो गया। पहला पॉइंट क्या था, C इज इक्वल टू, सॉरी, आपके पास पूरा का पूरा सेक्शन जो था तो वो कंप्रेशन में था। दूसरा पॉइंट आपके पास वेयर C इज इक्वल टू H, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं कि तीसरे पॉइंट में आपके पास C क्या होगा। अच्छा जी, तो पॉइंट थ्री आपके पास वो है कि वेयर C इज इक्वल टू H माइनस D डैश। क्या मतलब हुआ कि अब पहले आपके पास देखिए यहाँ पे स्ट्रेसेस जीरो थे पॉइंट टू पे, याद है, और आपके पास ये वाली जो स्टील थी, यहाँ पे आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेसेस थे, फिर इसमें और ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेसेस थे, इसमें और ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेसेस थे, और यहाँ पे आपके पास जो कंक्रीट थी वो 0.003 पे पहुंच चुकी थी। अब क्या हुआ है कि आपके पास ये वाली जो स्टील है वो कहते हैं वहां पे स्ट्रेसेस क्या हो गए हैं, जीरो हो गए हैं। यहाँ पे आपके पास स्ट्रेसेस जीरो हो गए हैं इस स्टील में, सॉरी, ये जो आपके पास स्टील की लेयर है इसमें स्ट्रेसेस जीरो हो गए हैं, और इससे ऊपर जैसे जैसे आप जाते जा रहे हैं आपके पास कंप्रेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रहे हैं। तो अभी भी ये वाली जो दो स्टील की लेयर्स है ये किस में है, कंप्रेशन में है। ये वाली स्टील जो है वो जीरो पे आ गई है, और यहाँ पे आपके पास कंक्रीट क्या है, वो अल्टीमेट के ऊपर है 0.003 के ऊपर, ठीक है। सो एट पॉइंट थ्री द स्ट्रेन इन द reinforcing bar farthest from the compression phase is equal to zero। तो ये देखिए कंप्रेशन फेज से जो सबसे दूर आपके पास स्टील है, तो ये अगर कंप्रेशन फेस है, देखिए आपके पास कंप्रेशन फेस कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, डिपेंड करता है किस तरफ मूवमेंट हो रही है। हमने जो इस एग्जांपल में आपको समझाने के लिए ये ऊपर वाले फेस को कंप्रेशन फेस लिया हुआ है, तो कंप्रेशन फेस से देखिए करीब तरीन जो लाइन है वो ये है स्टील की, उससे दूर ये है, और सबसे दूर आपके पास ये है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, फार्थेस्ट फ्रॉम कंप्रेशन फेस जो है वहां पे स्ट्रेन कितना हो गया है, जीरो। सही है। और जाहिर बात है इससे आगे जो है वो टेंशन होगी, लेकिन चूंकि कंक्रीट है टेंशन में, और टेंशन में कंक्रीट कुछ होती नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर थ्री समझ आ गया। पॉइंट नंबर वन क्या था, जिसमें आपके पास रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन थी, फुल के फुल आपके पास सेक्शन में कंप्रेशन थी, ठीक है। पॉइंट नंबर टू क्या था कि जब आपके पास C इज इक्वल टू H था, तो आपके पास यहाँ पे जो टेंशन साइड थी वहां पे स्ट्रेन जीरो था, तमाम की तमाम स्टील में क्या था, कंप्रेसिव स्ट्रेन था। पॉइंट नंबर थ्री क्या हुआ कि जब आपके पास यहाँ पे पॉइंट पहुंच गया कि इस जो स्टील है फर्थेस्ट पॉइंट, वहां पे आपके पास स्ट्रेन जीरो हो गया, और बाकी सेक्शन में कंप्रेशन है। तो देखिए पॉइंट नंबर वन इधर था, ठीक है, पॉइंट नंबर टू इधर था, पॉइंट नंबर थ्री इधर आ गया, यानी कि आपके पास देखिए एक्सियल कैपेसिटी कम होती जा रही है, नीचे आ रहे हैं ना आप, देखें इधर से इधर पहुंच गए हैं, पॉइंट नंबर थ्री। लेकिन फ्लेक्सुरल कैपेसिटी देखें आप, वन की इधर थी, टू की इधर थी, और थ्री की इधर आ गई है, फ्लेक्सुरल कैपेसिटी आपकी ज्यादा होती जा रही है। और जब फोर आएगा तो उसमें आप ये आगे देखेंगे, जिसको हम बैलेंस्ड भी बोलते हैं, याद है आपको बैलेंस्ड EB या बैलेंस फेलियर, वो जो नेल्सन की बुक में था, चले वो भी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अच्छा जी, तो पॉइंट फोर वही है जो कि मैंने आपको अभी पीछे भी एक्सप्लेन किया। देखो, पॉइंट रिप्रेजेंटिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम फॉर बैलेंस फेलियर कंडीशन। बैलेंस फेलियर का क्या मतलब है कि आपकी जो कंक्रीट है वो आपके पास अल्टीमेट पे पहुंच गई है, और आपकी जो स्टील है तो वो यील्ड कर रही है, सेम पॉइंट सेम टाइम पे दोनों काम हो रहे हैं, सही है। तो चलिए पहले मैं इसको आपको नेल्सन की बुक में दिखा देता हूँ कि उसमें किस तरह है। ये देखें, ये आपका वही बैलेंस्ड फेलियर है जो कि हमारे पास यहाँ पे पॉइंट फोर है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, इस लेक्चर में आपको पॉइंट्स की फॉर्म में है, जबकि नेल्सन की बुक में आपके पास ये पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं होगा, उसमें आपको बस सिंपल उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से ज़रूर पढ़ें आपको, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आए। वो क्या कहते हैं, द वैल्यूज ऑफ P एंड M
आर इजीली कंप्यूटेड। अच्छा बी आपको मैंने पता है बैलेंस के लिए, ठीक है, यानी दोनों टेंशन और कंप्रेशन एक टाइम पे, यानी ये वाला अगर लोड हो गया ना तो आपके पास कंप्रेशन फेलियर भी होगा और आपके पास टेंशन फेलियर भी होगा। या मैं अगर दूसरे अल्फाज में बोलूं कि आपका कॉलम जो है वो एक्सियल लोड और मूवमेंट दोनों की वजह से एक फेल हो जाएगा। सही है। इजीली कंप्यूटेड विद रेफरेंस टू फिगर 8.9 फॉर बैलेंस फेलियर। ये देखें, ये आपके पास स्ट्रेन का डायग्राम से इसने कंप्यूट किया। क्या है आपके पास, C इज इक्वल टू C बैलेंस इज इक्वल टू D एप्सिलॉन U डिवाइड बाई एप्सिलॉन U प्लस एप्सिलॉन Y। एप्सिलॉन U आपके पास है अल्टीमेट स्ट्रेन इन कंक्रीट, एप्सिलॉन Y आपके पास है यील्डिंग स्ट्रेन इन स्टील। तो यहाँ पे आपके पास साइमल्टेनियसली दोनों एक ही टाइम पे अचीव हो रहे हैं। सही है। तो ये उस पॉइंट को आपके पास शो कर रहा है। आ जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ, तो वहां पे भी आप देखें कि यहाँ पे आपके पास C किस चीज के बराबर है, D मल्टीप्लाई बाय, वहां पे आपने नेल्सन के ऊपर में क्या देखा था, एप्सिलॉन U। यहाँ पे ये उसको क्या कह रहा है, एप्सिलॉन C। ठीक है, तो एक ही चीज है एप्सिलॉन C। इस वक्त हमारे पास क्या है देखें, एप्सिलॉन U 0.003। ठीक है, तो दोनों सेम है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 0.4 को फिगर डायग्राम में अगर देखें तो ये 0.4 है। ठीक है, जो कि बैलेंस है। देखिए ये आपके पास मैक्सिमम फ्लेक्सुरल कैपेसिटी यहाँ पे 0.4 से इधर 0.4 से ऊपर भी आप जाएं तो आप कम हो रही है कैपेसिटी, और 0.4 से नीचे भी है तो आपके पास कैपेसिटी कम हो रही है। सही है। वेयर एप्सिलॉन सी आपके पास ये है और एप्सिलॉन वाई आपके पास ग्रेड 40 के लिए ये होता है। आपको पता है अच्छे तरीके से कि एफ वाई डिवाइड बाई ई होता है और ग्रेड 60 के लिए ये होता है। ठीक है, जो उसमें कहते हैं वैल्यूज पुट करें तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। सो कहते हैं कि C इज इक्वल टू, जब आपने ये वैल्यूज पुट की ग्रेड 40 और ग्रेड 60 के लिए, तो ग्रेड 40 के लिए C इज इक्वल टू 0.68D और C इज इक्वल टू 0.58D फॉर ग्रेड 6। ठीक है, तो इस C के ऊपर आपके पास जो बैलेंस फेलियर है वो अचीव होगा और कॉलम आपका वो मैक्सिमम आपको फ्लेक्सुरल कैपेसिटी देगा। ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस फेलियर होगा यानी कि एक्सियल और बेंडिंग मोमेंट दोनों एट ए टाइम फेल होंगे, आपके पास कॉलम दोनों में फेल होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका क्या था, जब आपके पास प्योर कंप्रेशन थी, आपका सेक्शन जो था उसमें उसकी एम एन जो थी तो वो जीरो थी। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, जब सी इज इक्वल टू एच हो गया, यानी कि आपके पास जो एक्सट्रीम फाइबर पे कंक्रीट थी वहां पे जीरो स्ट्रेसेस हो गए और बाकी पूरे कॉलम में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। ठीक है, लीनियरली स्ट्रेन। पॉइंट 3 आपके पास क्या था, जब आपके पास ये वाली जो स्टील थी, ये देखें, ये स्टील आपको नजर आ रही है, यहाँ पे जीरो स्ट्रेसेस थे और बाकी सारे कॉलम में आपके पास कंप्रेसिव थे। पॉइंट 4 आपके पास क्या है कि आपके पास जो टेंशन साइड पे स्टील है ये यील्ड हो रही है। अभी मैंने आपको जो तोते मैना की तरह एक एक चीज समझाई, देखें टेंशन साइड पे जो स्टील है वो यील्ड हो गई है। ये देखें एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन वाई, ये वाली स्टील यील्ड हो गई है और यहाँ पे जो आपके पास कंक्रीट है वो क्या हो गई है, वो अल्टीमेट पे पहुंच गई है। अभी तक हमने यही देखा था कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर कंक्रीट अल्टीमेट पे पहुंची हुई थी, स्टील का हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, पॉइंट 1, 2 और 3 में आपके पास सिर्फ एप्सिलॉन सी क्या था, एप्सिलॉन यू पे पहुंचा हुआ था। ये पॉइंट 4 पहला पॉइंट है कि जिसमें ये 0.003 पे पहुंच गए और ये पॉइंट टेंसाइल स्टील जो है वो किस पे पहुंच गया, एप्सिलॉन वाई पे पहुंच गया। ठीक हो गया, तो ये आपके पास साइमल्टेनियस फेलियर होगा, यहाँ पे यील्ड हो गई एकदम से और यहाँ पे अल्टीमेट पे पहुंच गए। अगले पॉइंट पे जाते हैं 5 पे। अच्छा जी, तो 0.5 बहुत ही सिंपल है। कहते हैं कि यहाँ पे देखें आपके पास एप्सिलॉन टी कहाँ पे पहुंच गया है, 0.005 पे। याद है आपको वो जो हम बीम के केस में पढ़ते थे कि हमारी जो टेंसाइल स्ट्रेन है वो मच ग्रेटर है। ठीक है, यानी कि आपका जो एप्सिलॉन वाई था वो कितना था, अगर हम ग्रेड 60 भी ले ले तो 0.002। ठीक है, और ये 0.005, यानी आपका कंक्रीट जब अल्टीमेट पे पहुंचेगी तो आपकी स्टील उससे बहुत पहले यील्ड कर चुकी होगी। ये देखिए ना, 0.002 पे स्टील यील्ड कर रही है। 60 की बात करें, 40 तो उससे भी पहले होगा, 40 तो 0.0013 पे होता है। ठीक है, 60 वाला भी आपका वो यील्ड कर गया और किधर पहुंच गया है, यील्ड के डबल से भी आगे चला गया है। तब जाके आपकी जो कंक्रीट है वो क्या हुई है, क्रश हुई है। तो इसका मतलब आपके पास इस वक्त कौन सा फेलियर है, डक्टाइल फेलियर है, टेंसाइल फेलियर है। इसीलिए यहाँ पे जो आपके पास फाई इस्तेमाल होगा वो कितना होगा, ये देखें 0.9। ठीक है, क्योंकि आपका जो एप्सिलॉन टी है वो बहुत आगे पहुंच चुका है, एप्सिलॉन वाई से बहुत आगे निकल गया है और अब आपके पास डक्टाइल फेलियर है। ठीक है, दिस पॉइंट इज टेंशन कंट्रोल्ड रीजन फॉर नेट टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, दिस वन। और यहाँ पे जब आपने ये वैल्यूज पुट की तो आपके पास C इज इक्वल टू कितना डी आ गया, 0.375। ठीक हो गया, ये हो गया आपका 0.5। और अब अगला पॉइंट 0.6, तो देखते हैं 0.6 कैसे आता है। तो ये है आपका 0.6 के
पॉइंट ऑन कैपेसिटी कर्व फॉर विच एप्सिलॉन टी, पिछले पॉइंट में क्या था 0.005 के इक्वल था ना, कहते हैं अब आपने बहुत ज्यादा ग्रेटर ले लिया है 0.005 के 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, ठीक है, आपके पास एप्सिलॉन टी हो गया, फॉर एग्जांपल डबल हो गया, तो बहुत ज्यादा डक्टाइल फेलियर हो गया आपका, ठीक है, और उस वक्त जाके फिर आपका एप्सिलॉन सी किधर पहुंचा है 0.003 पे, तो ये देखिए आपका एप्सिलॉन टी बहुत ज्यादा हो गया, यानी स्टील में बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ गया, इवन वो जो बीच वाली स्टील थी उसमें भी इतना ज्यादा स्ट्रेन आया हुआ है, और तब जाके आपकी जो कंप्रेशन साइड पे कंक्रीट है वो किस पे पहुंची है, वो अल्टीमेट पे पहुंची है, ठीक है। तो इस केस में जब आपने ये वैल्यूज पुट की तो आपके पास क्या आया, C इज इक्वल टू 0.23D। तो पॉइंट नंबर 1 आपके पास क्या था कि जब कंसेंट्रिक कॉलम था, पॉइंट नंबर 2 क्या था, C इज इक्वल टू H, पॉइंट नंबर 3 क्या था, C इज इक्वल टू H माइनस डी डैश, पॉइंट नंबर 4 क्या था, जब आपके पास बैलेंस्ड फेलियर था, ठीक है, उसके लिए फिर आपने C की वैल्यू निकाली फार्मूले से, पॉइंट नंबर 5 में फिर आपने C की वैल्यू निकाली फार्मूले से, और 6 में भी आपने, तो 5 और 6 आपके पास टेंसाइल कंट्रोल थे, ठीक है, और 4 जो था तो वो डक्टाइल था। तो ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 4, ये पॉइंट 5 और ये पॉइंट 6, ये आपके 6 पॉइंट हो गए इंटरेक्शन डायग्राम के, जिससे आप इंटरेक्शन डायग्राम बनाते हैं। अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल करेंगे ताकि आपको ये और अच्छे तरीके से समझ आ जाए इंशाल्लाह। तो ये आपके पास एग्जांपल है, डेवलप इंटरेक्शन डायग्राम फॉर अ गिवन कॉलम, द मटेरियल स्ट्रेंथ्स आर, सबसे पहला डिफरेंस देखिए यहाँ पे एफ सी प्राइम आपको 3 गिवन है, अगर ये 4 गिवन होता ना और ये 60 गिवन होता तो फिर तो आप वो डिजाइन एड इस्तेमाल कर सकते थे, याद है। तो मैं पेपर में या असाइनमेंट में ऐसा भी कर सकता हूँ कि आपको मैं कहूँ कि एफ सी प्राइम 4 एफ वाई 60, और मैं आपको कहूँ कि खुद भी इसके लिए स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम बनाओ, और जो नेल्सन की बुक है उसमें जो डिजाइन एड है उसके साथ इसको कंपेयर करो, तो याद रखिए कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है, ये डिजाइन है, इसमें मैं कुछ भी दे सकता हूँ, आपने अपने आप को अपने कॉन्सेप्ट को हर तरीके से जो है वो क्या करना है, वो फ्रेश रखना है, ठीक है, ताकि आप मेरे सवाल को समझ सके और उसको आंसर कर सके। तो ये देखिए 12 बाई 12 का आपके पास एक कॉलम है, 4 बार्स हैं सिंपल, यानी आपके पास एक ये रो बनेगी, एक ये रो बनेगी, अगर आप इस तरह लेते हैं, और अगर आप दूसरी तरीके से लेते हैं तो एक ये रो और एक ये रो बनेगी आपके पास, ठीक है। 4 नंबर 6 बार्स हैं, ये भी नंबर 6 बार है, ये भी ये भी ये भी, इसमें हम ये स्टिरप्स को नहीं लेते होते, ठीक है, ये आप जहन में रखें, क्योंकि स्टिरअप आपके पास एक्सियल लोड्स के लिए नहीं है, वो आपके पास लेटरल टाइज है। आ गई बात समझ। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, पहला स्टेप हमारे पास, तो पहले स्टेप की तरफ चलते हैं, जब आपके पास कंसेंट्रिक कॉलम था और आप वही इक्वेशन यूज करते हैं जो कंसेंट्रिक की होती है, ये देखिए ये इक्वेशन आपको याद है, बहुत आसान इक्वेशन है, इसमें आपने वैल्यूज पुटिंग करनी है, ये देखें पॉइंट 1 रिप्रेजेंटिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम व्हेन कंसेंट्रिकली लोडेड, ठीक है, इसेंट्रिसिटी 0, तो इसमें आपने सिंपल वैल्यूज पुट की, आपके पास एक्सियल कैपेसिटी कितनी आ गई 281.52 किप्स, ये आपके पास उसकी पॉइंट 1 की वैल्यू आ गई, और इसके ऊपर हमें पता है कि कंसेंट्रिक होता है तो फाई एम एन क्या होता है 0 होता है, ठीक है, ये आपके पास पॉइंट 1 आ गया। पॉइंट 2 पे चलते हैं, जब C इज इक्वल टू एच था, चलें पॉइंट 2 पे। अच्छा जी, पॉइंट 2 आपके पास है C इज इक्वल टू एच, सही है, C आपके पास इस केस में H आपके पास कितना है 12 बाई 12 का कॉलम है ना, सो 12 इंचेस, सो A इज इक्वल टू बीटा 1 इंटू सी, C आपके पास है बीटा 1 आपको पता है, तो आपके पास A की वैल्यू कितनी आ गई 10.2 इंचेस। चलें जी, अब देखते हैं कि आपके पास FS1 और FS2 क्या है। FS1 का ये फार्मूला है, बड़ी अच्छे तरीके से बड़ी डिटेल में हमें पता है, उसमें सिंपल वैल्यूज पुट की, वो आ रहा है 70.69, ग्रेटर है वो हम नहीं ले सकते, तो हम कितने लेंगे इक्वल टू FY, याद रखें FS1 2 जब भी ग्रेटर आए तो हम उसको FY के इक्वल ही लेंगे। FS2 की वैल्यूज पुट की तो वो आपके पास आ रहे हैं -16। अब माइनस का क्या मतलब है बच्चों, माइनस का मतलब है कि आपकी जो FS2 है वो कंप्रेशन में है, ठीक है, देखिए आपने इसमें और कुछ नहीं करना, आप सिर्फ फॉर्मूलेस में वैल्यूज पुट करते जाएं, प्लस आएगा तो वो टेंशन में है, माइनस आएगा तो वो कंप्रेशन में है, ठीक है, एक तो इसका ये मतलब हुआ। दूसरी चीज आप लोग इस चीज इसमें ये अपने जहन में रखें कि चूंकि आप जब फार्मूला डिराइव कर रहे थे, ठीक है, तो उस वक्त आपने ये अज्यूम किया था कि आपके पास एक साइड टेंशन में है दूसरी कंप्रेशन में है, तो इसीलिए आपके पास एक ये जो वैल्यू आ रही है ये माइनस में आ रही है, इसका ये मतलब है कि आपके पास जो टेंशन फेस के करीब रिइंफोर्समेंट थी जिसको आपने टेंशन में अज्यूम किया था वो टेंशन में नहीं है, बल्कि इस वक्त सारी की सारी रिइंफोर्समेंट आपकी किस में कंप्रेशन में है, लेकिन जो कि हमारी असम्पशन ऐसी थी इसीलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई माइनस आ गई, सही है। एनीवेज
यहाँ पे कहने का मकसद है कि आपने कोई वैल्यू चेंज नहीं, मतलब साइन चेंज नहीं करने, क्योंकि आपने जो फार्मूलाज डिराइव किए हुए हैं ये उन्हीं असम्पशंस की बेस पर हैं। तो देखो जब आपके पास FS2 इधर माइनस आएगा तो इस माइनस को वो खुद ही क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो इसलिए आपने चेंजेस कुछ भी नहीं करनी, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये वैल्यूज ये साइन क्यों इस तरह आ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ आपके पास वैल्यू अगर FY से ग्रेटर है तो उसको FY के इक्वल कर दें, लेस है तो जितनी है उसको उस तरह ही लेंगे। अब आपने इसमें वैल्यूज पुट कर दी, देखें FS1 आपका 40 ले लिया और FS2 जो वैल्यू आ रही है -16 उसको एज इट इज ले लिया। माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस हो गए। तो यहाँ पे जो आपके पास कैपेसिटी आ रही है वो आ रही है 235। सही है। इसी तरह अच्छा, ये वैल्यूज आप जहन में रखते जाएं और वो जो मैंने आपको टेबल बताई थी उस वैल्यूज के साथ आप इसको कंपेयर करते जाएं, आपको समझ आती जाएगी। ठीक है, 5mn उसमें आपने ये वैल्यूज पुट की, ये आपके पास इक्वेशन 1 है और ये आपके पास इक्वेशन 2b है, उसमें आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं और आपके पास यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है 19.45। अच्छा, ये केप फिट है और ये केप इंच है। ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 12 पे डिवाइड कर दें इसको तो 0.2 के अगेंस्ट आपके पास ये वैल्यूज आ गई। 0.1 में आपके पास 5mn क्या थी, 0 थी। सही है बेटा। सो ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ गया, C इज इक्वल टू एच। तीसरा पॉइंट याद है आपको, C इज इक्वल टू H माइनस डी डैश। वेरी गुड। ये देखिए हैदर ऐसे अगर बैठा रहेगा क्लास में अटेंटिव तो इसी तरह जवाब देगा ना आगे से। हाँ, वैसे सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत शाहसवार है कि जैसे ही मैंने उसका नाम सीखा तो क्लासें होना बंद हो गई, वरना शाहसवार से सवाल पूछ पूछ के बेचारे को मैं सही। एनीवेज चलें आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। तो ये है आपका पॉइंट नंबर 3, C इज इक्वल टू H माइनस डी डैश। C की वैल्यू आ गई, उसको आप पुट करें, FS1 आपके पास आ गया। फिर देखें FY से ग्रेटर है तो आपने उसको कितना लिया, FY के इक्वल लिया। FS2 याद है आपका पॉइंट नंबर 3 क्या था कि आपकी जो कंप्रेशन से सबसे दूर स्टील है वो क्या होगी, 0 पे होगी। तो ये देखें यहाँ से प्रूफ भी हो गया, ये आपके पास एक चेक भी हो गया। याद है प्रूफ करते वक्त हमने जब कहा था पॉइंट नंबर 3 नहीं है याद तो आप उधर चले जाएं तो आप देख भी लेंगे कि वहां पे आपके पास स्ट्रेन क्या था, 0 था। तो ये आपके पास एक चेक भी होगा। ठीक है, कि आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। एनी हाउ, तो देयर फॉर फिर अगेन उसमें वैल्यूज पुट किए। देखिए पुटिंग में अब ये ना कहे कि मैं आपको एक एक वैल्यू पढ़ के सुनाऊं, बहुत ही आसान है, सिंपल पुटिंग है। यहाँ पे आपके पास अब कैपेसिटी कितनी हो गई है, 235 से 187 हो गई है और ये जो आपके पास कैपेसिटी ये 32 पे पहुंच गई है। ठीक है, ये है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 आपका है बैलेंस्ड फेलियर, कि जिसमें आपके पास सी आपने फाइंड करना है कि कंप्रेशन में आपके पास एप्सिलॉन यू हो गया और टेंशन में आपके पास एप्सिलॉन वाई हो गया। ठीक हो गया। तो आ गए पॉइंट 4 के ऊपर और मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके पास एप्सिलॉन सी जो है वो एप्सिलॉन यू है 0.003 और एप्सिलॉन वाई जो है वो आपके पास एप्सिलॉन टी जो है एप्सिलॉन वाई के ऊपर पहुंचा हुआ है। तो इनकी वैल्यूज आपने पुट की, आपके पास सी आ गया कितना, 0.68 डी। ठीक है, इस वैल्यू के लिए आपने, अच्छा इसको आप बैलेंस फेलियर भी कहते हैं तो इसलिए सी बी की वैल्यू है। ठीक है, इसके लिए आपके पास कितना वैल्यू आ रही है, 6.68 इंच सी की वैल्यू। उसके अगेंस्ट आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। अब आप FS1 और FS2 फाइंड करेंगे, उनको आप पुट करेंगे PU और MU में और आपके पास 0.4 के अगेंस्ट वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, वैसे ये आपको क्लियर है ये स्लाइड। देखें एप्सिलॉन यू कंक्रीट एप्सिलॉन यू पे पहुंच गई है, स्टील एप्सिलॉन वाई पे पहुंच गई है, बैलेंस्ड फेलियर है। ठीक है, मैं आपको पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है ये सब कुछ, उसको इधर आपने पुट किया और आपके पास सी की वैल्यू आ गई। चलिए आगे, तो ये देखें FS1 सी की वैल्यू पुट करें, बाकी वैल्यूज पुट करें, आपके पास आ रही है 57, अभी भी ग्रेटर है 40 से तो आप 40 लेंगे। FS2 एग्जैक्ट आपके पास कितना आ रहा है, 40। ये एक और आपके पास चेक है कि आपके पास जो टेंशन साइड पे स्टील है वो क्या कर रही है, यील्ड कर रही है। देखें फिक्स 40 आई है ना, 1 इंच कम ना 1 इंच ज्यादा। ये तो मैंने वैसे ही मजाक कर दिया कि 40 से कम या ज्यादा नहीं है। तो ये आपके पास दूसरा चेक होगा। एक चेक आपके पास आया है पॉइंट नंबर 3 में कि जब आपके पास ये क्या था, FS2 0 था, याद है। दूसरा चेक आपके पास आएगा FS2 एग्जैक्ट FY के बराबर आएगा। ठीक है, तो आपने बस वैल्यूज पुट करनी है इक्वेशन में और आपके पास आंसर्स आने हैं। तो ये आपके पास 5PB और 5MB, बी क्यों है, क्योंकि ये बैलेंस्ड पॉइंट है, इसको शो कर रहा है। तो चौथे पॉइंट के अगेंस्ट भी आपके पास वैल्यूज आ गई। आगे चलते हैं, पांचवा पॉइंट याद है, पांचवा पॉइंट क्या था कि जब आपके पास एप्सिलॉन टी कितना हो जाएगा, 0.005, याद है, टेंसाइल फेलियर। जी,
तो ये है आपके पास टेंसाइल फेलियर पॉइंट नंबर 5। दिस पॉइंट इज इन टेंशन कंट्रोल्ड रीजन। एप्सिलॉन टी आपके पास 0.005 होगा, तो जाहिर बात है 5 भी कम हो जाएगा, 0.9 आ जाएगा। तो कहते हैं एप्सिलॉन टी आपके पास जब ये है तो हम सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो कितनी है। इस केस में कहते हैं 0.375। डी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, डी आपके पास कितना है 12 माइनस 2.5, ठीक है। तो 9 पॉइंट जो भी है 9.5 9.75 ये है। तो 9.75 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.375 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा 3.66। इस सी के लिए अब आप इधर वैल्यूज पुट करें तो देखें आपके पास कंप्रेशन जो रीइंफोर्समेंट है उसमें कितने स्ट्रेसेस हैं, सिर्फ 33.5 विच इज लेस एन एफ वाई। तो अब आप यहाँ पे जो है तो वो 33.5 ही यूज करेंगे। ये देखें किधर गया, ये यहाँ पे आपने कितना यूज किया 33.5, ठीक है। अभी तक आप कितना यूज कर रहे थे 40, क्योंकि वो 40 से ग्रेट होता था। अच्छा, दूसरे तरफ आप जब टेंशन स्टील को देखेंगे तो वो तो 144 पे पहुंच गए जनाबे वाला। 144 क्यों 144 पे पहुंचे पता है, क्योंकि आप तो वो ले रहे हैं ना लीनियरिटी, कि यहाँ पे स्ट्रेन जो है वो उसके यील्ड के कितने हैं, तकरीबन ग्रेड 40 है ना। तो ये देखें मैं आपको इधर कैलकुलेट भी कर देता हूँ। ग्रेड 40 स्टील है और उसमें स्ट्रेन कितना होता है 0.00137, ठीक है। और आपके पास जो अभी हमने स्ट्रेन लिया है वो कितना लिया है 0.005। तो यानी कि आपने 3.6 टाइम्स यील्डिंग से आगे चले गए। तो अगर इसको मैं यील्ड स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करूं तो ये देखें 145। आगे ये बात समझ, कितने आसानी से मैंने आपको वो चीज़ ला के दे दी है, ठीक है। लेकिन चूंकि हम एफ वाई से आगे जा नहीं सकते तो इसलिए हम कितना लेंगे 40। तो यहाँ पे देखें आपके पास एफ एस टू में आपने 40 पुट की है और एफ एस वन में जो उसकी वैल्यू आ रही है वही पुट की है, ठीक है। एक चीज़ और कि आपके पास कहीं पे भी 0.1 के अलावा यहाँ पे माइनस नहीं आया, ठीक है। एनीवेज आगे चलते हैं। ये आपके पास पांचवें पॉइंट के अगेंस्ट आ गया। छठा पॉइंट आपको याद है क्या था कि जब आपके पास एप्सिलॉन टी इज मच मच ग्रेटर देन 0.005, तो इस केस में हम लेट सपोज को 2 टाइम्स ले लेते हैं, ठीक है, ऑफ 0.005, और फिर देखते हैं कि आपके पास क्या वैल्यू आती है। अच्छा जी, तो ये आखिरी पॉइंट है आपका कैपेसिटी कर्व के ऊपर या इंटरेक्शन डायग्राम के ऊपर, जिसमें एप्सिलॉन टी इज मच मच ग्रेटर देन 0.005। तो कहते हैं लेट हम इसको 2 टाइम्स ले लेते हैं, ठीक है, विच इज 0.01। इसको आप पुट करेंगे तो आपके पास सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.23 इंटू डी। उसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे डी की तो आपके पास ये आ जाएगी 2.25 इंचेस। इसको जब आप पुट करेंगे डिज़ाइन में एफ एस वन में तो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है 0। यानी कि आपके पास जो कंप्रेशन साइड पे जो स्टील है वो कहाँ पे पहुंच गई है, वो 0 पे पहुंच गई, उसमें कोई स्ट्रेसेस नहीं है। यानी सारे का सारा आपका सेक्शन किस चीज़ में चला गया, टेंशन में चला गया। तो कंक्रीट टेंशन में काम ही नहीं करती। और टेंसाइल में जो आपके पास है ये देखें ज़रा 290 की एसआई, ठीक है। तो ये सिर्फ इसलिए कि ये आपके पास थ्योरेटिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकली वो कहता है 40 से आगे जा नहीं सकता, ठीक है। तो हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, देखें एफ एस वन में आपके पास 0 हो जाएगा, एफ एस टू में आपके पास 40 हो जाएगा। तो आपके पास एक्सियल कैपेसिटी सिर्फ 20 किप्स या 21 किप, याद है शुरू पे कितनी थी, तकरीबन 300 के करीब थी, ठीक है। तो ये ना होने के बराबर है। और आपके पास जो फ्लेक्चरल कैपेसिटी है वो है 32 किप फिट किप, सही हो गया। ये आपके पास 0.6 है। तो इन पॉइंट्स को अब आप आपस में मिला के और जब ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तो आपके पास इतनी प्यारी स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम बन जाएगी। तो ये देखें, ये आपके पास ये वो कॉलम है, ठीक है, ये उसकी डायमेंशंस हैं। डी डैश इसमें क्या था, डी क्या था इसमें, एच आपके पास क्या था, उसके अगेंस्ट आपके पास वैल्यूज आती गई। पहले आपके पास तकरीबन 281 थी, फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट की क्या वैल्यू थी, तीसरे पॉइंट की क्या वैल्यू थी, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। और फिर कहते हैं जब आप इसको इसी तरह आगे बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास ये आते आते इधर, अच्छा बाय द वे वैल्यू ये होनी चाहिए, ठीक है, फाई के बगैर। फाई और अल्फा जब तक आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप फाई के बगैर आपके पास ये वैल्यू होनी चाहिए, फाई के साथ आपके पास ये वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। ये जो आप अल्फा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल ये आपके पास 281 था, उसको अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो वो कितना हो गया, फॉर एग्जांपल 240 या जो भी। तो ये आपके पास वो हॉरिजॉन्टल कट ऑफ था, याद है वो कॉन्सेप्ट। तो आप इस लाइन को इस तरह ड्रा करेंगे और इधर तक मिला देंगे कि आपके पास ये स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम इधर तक जाएगी और इससे आगे फिर इस तरह स्ट्रेट जाएगी।
तो ये आपकी उस 12x12 का जो कॉलम है जिसमें 4 नंबर 6 बार्स हैं और जिसके एफ सी प्राइम 3 था और एफ वाई 40 था, उसकी ये स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम है। अब आपका लोड इसके अंदर अंदर कहीं पे रहा तो वो सेफ है, अगर इस डायग्राम से बाहर निकला तो आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा आपका ये सेक्शन, ये कॉलम आपका। तो उसी से रिलेटेड जब आप ये लेक्चर देख रहे हो तो मेरी आप लोगों से एक सजेशन है या रिक्वेस्ट बोल दें कि प्लीज़ प्लीज़ इसको बैठ के कर ले एग्जाम्पल को। अभी आपको फ्रेश होगा सब कुछ, एक नज़र देख के, और इसको जब आप कर लेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। डेवलप इंटरेक्शन स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम फॉर द गिवन कॉलम। देखें कॉलम का वही साइज है 12x12। सिर्फ और सिर्फ देखें आपके पास चेंज क्या आई है, एक एफ वाई चेंज हो गया है, 40 की जगह 60 हो गया है, और दूसरा वहां पे 4 नंबर 6 बार थे, यहाँ पे 4 नंबर 8 बार हो गया। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या चीज चेंज होगी, जो हमने अभी पीछे एग्जांपल सॉल्व किए, AS1 थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और AS2, वहां पे AS1 और AS2 0.88 थे, यहाँ पे आपके पास वो थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, और आपके पास FY जो है तो वो आपने 60 के अगेंस्ट कंपेयर करें, बाकी सब कुछ सेम है। सही है, तो काइंडली आप इसको सॉल्व करें क्योंकि आपकी यही एग्जांपल आपकी असाइनमेंट भी है। और इसके अलावा जो आपका क्या कहते हैं उसको, इम्तिहान में एग्जाम में जो आपका आएगा तो इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आएगा और आपको आनी चाहिए कि स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो प्लीज प्लीज इसके ऊपर काम करें। और ये आपके रेफरेंसेस हैं, और बुक तो मैं आपको साथ साथ अब दिखा भी रहा हूँ, तो काइंडली बुक भी पढ़ें। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक। कोई मसला हो तो LMS के ऊपर जो क्वेरी का सेक्शन है उसमें आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।